मांग करा कि कम से कम ओबीसी समुदाय को, ओबीसी को उनके जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाए। जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की मांग कर दिया इन्होंने। और कितना जनसंख्या उस समय नियर अप्रॉक्स 54% थी, तो जनसंख्या के अनुपात में आधा आरक्षण मांगा। कितना मांगा? कम से कम आधा आरक्षण दिया जाए। यानी आरक्षण कितना डिमांड करा इन्होंने? 27% आरक्षण की मांग किया और ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दे दिया। लेकिन आगे चल के सुप्रीम कोर्ट में एक केस हो गया। इस केस का नाम है इंदिरा साहनी। कौन सा केस है? इंदिरा साहनीवाद। इस इंदिरा साहनीवाद में कहा गया कि ठीक है 27% का आरक्षण तो आपने ले लिया है, लेकिन इसकी सीमा 50% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। और ये आरक्षण केवल नियुक्तियों में, प्रारंभिक नियुक्ति में आरक्षण होना चाहिए। केवल प्रारंभिक नियुक्ति में आरक्षण दिया जाना चाहिए। किसी भी तरह से प्रमोशन में आरक्षण मान्य नहीं होगा। इस तरह की बात ध्यान रखिएगा। प्रमोशन में आरक्षण पर रोक लगाने वाली समिति कौन सी हो जाएगी? इंदिरा साहनी समिति। ध्यान रखिएगा किस वाद में कहा गया था कि आरक्षण सीमा 50% से ऊपर नहीं होगी? इंदिरा साहनी। इंदिरा साहनी वाद के फैसले को तोड़ते हुए किस राज्य ने अपने यहाँ 50% आरक्षण सीमा को पार कर दिया? तमिलनाडु। आरक्षण कितना दिया था? 74%। कितना दिया? 74%। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से बढ़ेंगे आगे। अगला प्रश्न दिया है, नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? भाग कौन सा हो जाएगा? भाग 2 हो जाएगा, भाग 2। और दिया है कि नागरिकता संबंधी प्रावधान को कब लागू किया गया था? ध्यान रखना, नागरिकता के भाग को लागू करा गया था 26 नवंबर सन 1949 को। अंबेडकर साहब ने कहा, B.R. अंबेडकर ने कहा, भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा कि भैया जो नागरिकता है ना, ये संविधान का कैसा भाग है? सबसे जटिल भाग है। अगर इसको पहले अप्लाई नहीं करेंगे तो आगे चल के दिक्कत करेगा ये। ठीक है, इसलिए संविधान के लागू होने के समय नागरिकता संबंधी प्रावधान को भी लागू कर दिया गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। और अगर हम नागरिकता की बात करेंगे, इसका विस्तार अनुच्छेद 1 से लेकर कहां तक हो जाए? अनुच्छेद 5 से लेकर कहां तक होगा? 11 तक। आर्टिकल 5 में क्या कहा गया? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। आर्टिकल 6 में कहा गया ऐसा व्यक्ति इंडिया से कहां चला गया? ऐसा व्यक्ति पाकिस्तान से कहां आया? भारत। भारत का क्या होगा? नागरिक। आर्टिकल 7 में कहा गया कि इंडिया से चला गया पाकिस्तान, लौटकर फिर भारत आया, भारत का नागरिक होगा। आर्टिकल 8 में कहा गया जिसके माता और पिता भारत से, ध्यान रखिएगा, जिसके माता और पिता में से कोई एक भारतीय हो परंतु व्यक्ति विदेश निवास करता हो, भारत का नागरिक होगा। आर्टिकल 9 में कहा गया 7 वर्ष तक विदेश प्रयोजन कर जाने पर नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। और अगला आर्टिकल 10 में कहा गया, आर्टिकल 10 में इसमें कहा गया नागरिकता का बने रहना जब तक आप संविधान के कदाचित कोई व्यवहार नहीं करते। आर्टिकल 11 में कहा गया नागरिकता का प्रावधान संसद का गृह मंत्रालय करेगा। अगला प्रश्न दिया है आपका कि पिछड़ा वर्ग आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? तो कर लीजिएगा 338 के बी में करा गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहां से बढ़ेंगे आगे। अगला देखिए प्रश्न दिया गया है अगला, इंद्रधनुष मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब सन 2014 के अंदर किया गया? 14 के अंदर। और इसका संबंध किससे हो जाएगा? सार्वभौमिक टीकाकरण से हो जाएगा। सार्वभौमिक टीकाकरण की योजना हो जाएगी मिशन इंद्रधनुष। और शुरू कहां से करी गई थी? बलिया से। कहां से? बलिया से इसको शुरू करा गया था। आगे बढ़ेंगे आगे। अगला देखिए प्रश्न दिया है, भारत का पहला जैविक राज्य और जैविक यूटी। अगर हम स्टेट की बात करेंगे, स्टेट की तो कौन सा हो जाएगा? सिक्किम होगा। स्टेट पूछेगा तो कर लीजिएगा सिक्किम। और अगर हम यूटी की बात करेंगे, यूटी, तो यूटी कौन सा हो जाएगा? कर लीजिएगा, एक सेकंड, लक्षद्वीप। कौन सा होगा? लक्षद्वीप हो जाएगा। अगर हम यूटी की बात करेंगे तो कर लीजिएगा लक्षद्वीप। जैविक स्टेट और यूटी पूछेगा तो कर लीजिएगा। और आगे बढ़े यहां से। अगला दिया है अगला प्रश्न दिया है आपका, गोबर गैस संयंत्र से कौन सी गैस निकलती है? ध्यान रखिएगा, कौन निकलेगी? मीथेन निकलती है। मीथेन गैस निकलेगी। और मीथेन का फार्मूला क्या होता है? CH4 होगा। और इसी मीथेन को हम क्या कहते हैं? मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। अगला, हाँ, प्रश्न करेगा आपसे, प्रश्न करेगा एक विद्यार्थी मेघालय बता रहे हैं, अजीत कुमार सिंह। कहाँ है अजीत? मेघालय बता रहे हो। स्टेट पूछेगा तो सिक्किम हो जाएगा। और बहुत पहले सन 2006 में ही कर दिया गया था, ध्यान रखो। और लक्षद्वीप आपका यूटी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए प्रश्न दिया है अगला, सुनिएगा। अच्छा, सिक्किम है ना, सन 2016। अगला समझिएगा। अगला मीथेन कर लीजिएगा CH4। अगला दिया है पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन का फिक्सेशन, ये कौन सा करेगा? राइजोबियम करेगा।
राइजोबियम नामक बैक्टीरिया क्या करेगा, राइजोबियम नाइट्रोजन का क्या करता है, फिक्सेशन। और ध्यान रखना नाइट्रोजन का स्थिरीकरण ये सर्वाधिक किस पौधे की जड़ों में होता है, कर लीजिएगा, सर्वाधिक दलहनी फसलों की जड़ों में होता है। दलहनी फसलों की जड़ों में सर्वाधिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। और अगला प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न दिया है, भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज को किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था। ध्यान रखना समिति कौन सी हो जाएगी, बलवंत राय मेहता समिति। ध्यान रखिएगा बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना कब करी गई थी, 1957 के अंदर। और इन्होंने अपना रिपोर्ट कब दिया था, रिपोर्ट 1959 के अंदर। और इन्हीं के रिपोर्ट के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को पंचायत को राजस्थान के किस जिले में, नागौर जिले में अप्लाई किया गया। इस बात को ध्यान रखना। और इसी के 20 साल बाद एक समिति आती है, 20 साल बाद, इसी के 20 साल बाद एक समिति आती है 1977 में। और समिति का नाम कौन सा हो जाएगा, अशोक मेहता। कौन सी समिति है, अशोक मेहता। इन्होंने कहा कि भैया 3 स्तर पे पंचायत होगी तो ज्यादा भ्रष्टाचार होगा, एक काम करते हैं स्तर घटा के कितना करते हैं, 2 कर देते हैं। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न दिया है आपका, केचुआ पालन की विधि क्या कहलाएगी, वर्मी कल्चर कहते हैं ना। ध्यान रखिएगा केचुआ पालन की विधि आपकी हो जाएगी वर्मी कल्चर। ध्यान रखना वर्मी कल्चर। और यहां से हम बढ़ेंगे आगे। अगला देखिए प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न दिया है आपका, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम को संपूर्ण भारतवर्ष में, सुनिएगा उत्तर क्या लगाना चाहोगे आप लोग, सुनिए, अरे 8 मत लगाइए, समझिए ना थोड़ा सा मेरी बात को। इसका ठीक उत्तर क्या हो जाएगा, सन 2006 हो जाएगा, सन 2006। अब समझिए, देखिए एक अधिनियम, हाँ सुनिएगा मेरी बात को सुनिए। देखिए अधिनियम आता है कब, सन 2005 के अंदर आता है अधिनियम। और ध्यान रखना अधिनियम सन 2005 के अंदर। और नरेगा को लागू किया गया, हम बात किसकी कर रहे हैं, नरेगा की बात कर रहे हैं। नरेगा को लागू किया गया कब, सन 2006 के अंदर लागू किया गया। और यही नरेगा सितंबर 2006 आते आते लगभग भारत के सभी हिस्से पर, लगभग भारत के सभी हिस्से पर अप्लाई किया गया, भारत के सभी हिस्से पर अप्लाई किया गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। सन 2006 के अंदर जो नरेगा था, इस नरेगा का नाम सन 2008 में कन्वर्ट करके क्या रख दिया गया, मनरेगा रख दिया गया। क्या रखा गया, मनरेगा। अब ध्यान रखना मेरी बात को, देखो ऊपर जो लिखा है ये क्या लिखा है, मनरेगा लिखा है। ठीक है, ध्यान रखना। अगर आपसे नरेगा के लिए पूछेगा, नरेगा खाली नरेगा पूछेगा तो हमारा उत्तर क्या होगा, सन 2006। लेकिन नरेगा में अगर मनरेगा पूछेगा तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, सन 2008। 9 कर दे, 9 कर देते हैं, एक बार देख लेना लेकिन अपने हिसाब से। इसको आगे बढ़े यहां से। अगला देखिए प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न दिया है आपका, अगला कि प्रधानमंत्री जनधन योजना की घोषणा, इसकी घोषणा करी गई थी 15 अगस्त। ध्यान रखिएगा इसकी घोषणा 15 अगस्त सन 2014 को किया गया था। ध्यान रखना। और इसको लागू भी करा गया कब, सन 2014 में ही इसको लागू करा गया था। इस बात को ध्यान रखना। वित्तीय समावेशन की भारत की सबसे बड़ी योजना पूछेगा, वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना पूछेगा तो कौन सी हो जाएगी, जनधन योजना। आगे बढ़िएगा आगे। अगला देखिए प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न दे रखा है आपका कि ऐसा कर जो स्थानांतरण योग्य हो उसे हम क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष। क्या बोलेंगे, अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। अप्रत्यक्ष कर, ये अप्रत्यक्ष कर जो होता है ये ट्रांसफेरेबल होता है। क्या होता है, ट्रांसफेरेबल होता है, ट्रांसफेरेबल। और भैया ध्यान रखना ऐसा कर जो स्थानांतरित न हो, स्थानांतरित न हो, इसको हम क्या बोलेंगे तो कर लीजिएगा, इसको हम प्रत्यक्ष बोलते हैं। क्या बोलेंगे, प्रत्यक्ष कर बोलेंगे, प्रत्यक्ष कर। अब यहीं से एक बात और ध्यान रखना, अगर आपसे प्रत्यक्ष कर के बारे में पूछेगा तो इनकम टैक्स, कौन सा कर, आयकर पूछेगा। और कौन सा कर, निगम कर पूछेगा। और कौन सा कर, तो ध्यान रखिएगा। और अगला है आपका उपहार कर। कौन सा, उपहार कर। अगला पूछेगा आपसे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, STT। ये सभी अपने आप में क्या है, प्रत्यक्ष है। ध्यान रखना। और पूछेगा आपसे GST, अपने आप में क्या हो जाएगा, तो कर लीजिएगा अप्रत्यक्ष। अब यहां से आगे बढ़ जाए। अगला देखिए प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न दिया है,
अगला प्रश्न दिया है मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत सर कहां से हुआ था। एक चीज समझिएगा, देखिए इसकी शुरुआत जो थी ना, इसकी घोषणा करी गई थी प्रधानमंत्री द्वारा और ये वर्चुअल घोषणा करी गई थी। इसका जो पहला टीका था ये बलिया के अंदर लगाया गया था। इसका उत्तर आप बलिया लगा सकते हो, समझ रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़े ना यहां से। अगला देखिए प्रश्न दिया है जीएसटी को किस समिति की सिफारिश पर लाया गया था। समिति कौन सी हो जाएगी, विजय केलकर समिति। विजय केलकर समिति, ध्यान रखिएगा, विजय केलकर समिति की सिफारिश पे इसको लाया गया जीएसटी को। और किस दिन अप्लाई करा गया था, लागू किस दिन करा गया था, कर लीजिएगा 1 जुलाई सन 2000 कब 17 को अप्लाई किया गया। अगला देखिए प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न दिया है आपका, अगला प्रश्न दिया है आपका विवेक पटेल। एक चीज सुनिए ना, ये सब पहले तो फर्क ही नहीं समझ पा रहे हैं। जन आरोग्य और इंद्रधनुष, जन आरोग्य और इंद्रधनुष ये दोनों अपने आप में अलग अलग है। इंद्रधनुष पूछेगा तो कर लीजिएगा बलिया, और जन आरोग्य पूछेगा तो कर लीजिएगा रांची। काहे नहीं समझ पा रहे हैं भैया आप लोग। अगला देखिए प्रश्न दिया है, अगला कि आय में वृद्धि के साथ साथ कर में वृद्धि हो जाए, इस तरह के कर को हम प्रगतिशील कर कहते हैं। क्या बोलेंगे, प्रगतिशील कर कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इस तरह के कर को हम प्रगतिशील कर कहते हैं, प्रगतिशील कर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। राशि बढ़ने पर, राशि में वृद्धि होने के बाद भी टैक्स कम हो, राशि में वृद्धि होने पर, राशि भले बढ़ जाए लेकिन फिर भी टैक्स क्या हो, कम हो। अगर इस तरह की बात होगी तो हमारा कर कैसा होगा, प्रतिगामी कर होगा। कैसा होगा, प्रतिगामी कर। राशि के बराबर अगर टैक्स देना हो, राशि के बराबर अगर टैक्स देना हो, इस तरह के कर को हम क्या बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा, इसको हम संतुलित बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको हम संतुलित कर कहते हैं। इस बात को रखिएगा। आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए। देखो दिया है कि आय में वृद्धि के साथ कर भी बढ़े, यानी पैसा भी बढ़े और कर भी बढ़ जाए। कर कैसा है, प्रगतिशील। पैसा बढ़ा लेकिन कर्ज की दर जो थी वो क्या हो गई, कम हो गई। इस तरह के कर को हम क्या बोलते हैं, प्रतिगामी। पैसा टैक्स दोनों बराबर है, कर कैसा है आपका, संतुलित। अगला देखिए प्रश्न दिया है कि विश्व में सर्वप्रथम किस देश में अपने यहाँ जीएसटी को अप्लाई करा गया। कहां पे करा गया, फ्रांस में किया गया, ध्यान रखिएगा, फ्रांस में। और हमने जीएसटी को लाया था फ्रांस से, लेकिन जो जीएसटी का मॉडल है, जीएसटी का जो मॉडल हम यूज करते हैं, मॉडल, ये हमने कहां से लिया है, कनाडा से लिया है। भारत में जीएसटी का मॉडल पूछेगा तो कर लीजिएगा कहां से, कनाडा से। कनाडा से, ध्यान रखिएगा, भारत में जीएसटी के मॉडल को कहां से लिया गया तो कर लीजिएगा कनाडा से। अगला देखिए प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न दिया है राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार का सरकारी योजनाओं पर किया गया व्यय किस प्रकार का व्यय है। ध्यान रखिए, सुनिएगा, हाँ सुनिएगा। देखिए अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमिक्स में, ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक्स में पैसा आता और पैसा जाता है। पैसा आने को हम क्या कहते हैं, आय, और पैसा जाने को हम खर्च कहेंगे। और इसी खर्च को आप क्या बोल सकते हो, व्यय। पैसा आता हमारे पास दो प्रकार से है, एक तो राजस्व के रूप में, कैसे आएगा, राजस्व आय के रूप में आएगा, और किस तरह से आएगा, पूंजी आय के रूप में। किस रूप में, पूंजी आय के रूप में। हमारे पास पैसा हमारे जेब में आएगा दो तरीके से, और हमारी जेब से खर्चा भी कितने तरीके से होगा, एक राजस्व खर्च होगा, दूसरा कौन सा, पूंजी खर्च होगा। पूंजी खर्च होगा या पूंजी व्यय। अब एक शब्द में सुनिएगा सब लोग, समझिएगा, ऐसा खर्चा, ऐसा पैसा हमारे पास आया हुआ, ऐसा पैसा जो हमारी संपत्ति को क्या करे, हमारी संपत्ति को घटा दे। हाँ, जो ऐसा पैसा जो हमारी संपत्ति को क्या करे, घटा दे। ऐसा पैसा जो हमारे कर्ज को क्या करे, बढ़ा दे। इस तरह के पैसे को हम किस तरह का पैसा कहते हैं, पूंजी पैसा। और हमारे जेब में आया हुआ ऐसा पैसा जो हमारी संपत्ति पर कोई प्रभाव नहीं डाले, न ही हमारे कर्जे पर कोई प्रभाव डाले, न ही हमारे कर्जे को कोई बढ़ाए। ध्यान रखिएगा, कोई प्रभाव न हो, कोई प्रभाव न हो, इस तरह के पैसे को हम क्या बोलते हैं, राजस्व पैसा बोलते हैं। अब मुझे ये बताओ कि मेरी जेब में पैसा नहीं था, मैंने, सरकार के पास पैसा नहीं था, सरकार ने एलआईसी का आईपीओ बेच दिया, यानी सरकार ने अपनी पूंजी को क्या किया, बेच दिया। यानी सरकार ने अपना जो बना रखा था, अपनी संपत्ति को सरकार ने क्या किया, बेच दिया। संपत्ति बेचकर सरकार के पास पैसा आया, संपत्ति बेचकर जो पैसा आया किस तरह का पैसा होगा, पूंजी आय। कैसा होगा,
पूंजी आय होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और सरकार का ऐसा पैसा, जैसे सरकार ने टोल टैक्स ले लिया, क्या टोल टैक्स लेने में सरकार की कोई संपत्ति बिक गई? नहीं बिकी। सरकार के द्वारा लिया गया टोल टैक्स वाला पैसा, ये किस तरह की आय होगी? राजस्व है। सरकार जो कर इकट्ठा करती है, कर कर किस प्रकार की आय है? तो कर लीजिएगा राजस्व है। कैसा आय है? राजस्व। और राजस्व खर्चा, पैसा खर्चा भी दो तरीके से होगा, ध्यान रखना। हमारे जेब से किया गया ऐसा खर्चा जो हमारी संपत्ति, ऐसा खर्चा जो हमारी संपत्ति को क्या करे? बढ़ा दे, और हमारे कर्ज को क्या करे? घटा दे। इस तरह के खर्चे को हम क्या बोलेंगे? पूंजी खर्चा। और जो हमारी संपत्ति पर और हमारे कर्ज पर कोई प्रभाव न डाले, उसे हम क्या बोलेंगे? राजस्व खर्चा करते हैं। इस बात को ध्यान रखना। अच्छा ये बताओ, एक व्यक्ति ने क्या किया? एक व्यक्ति ने, उसके जेब में पैसा था। भैया खर्चा तो हम तभी करेंगे जब मेरे जेब में पैसा होगा। एक व्यक्ति के जेब में पैसा था और उसने अपना बर्थडे मनाने में 5,000 रुपया खर्च कर दिया, ठीक है ना। उस व्यक्ति द्वारा किया गया खर्च किस प्रकार का खर्च है? पूंजी खर्च है। कैसा खर्च है? अरे भैया 5,000 खर्चा होने पे क्या उसका कर्जा उतरा? क्या उसका संपत्ति बढ़ गया? नहीं। वो पैसा कैसा खर्चा हो जाएगा? राजस्व खर्चा। सरकार ने स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बनाने में 1,000 करोड़ रुपया खर्चा किया। सरकार के द्वारा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी पे किया गया खर्चा किस प्रकार का खर्चा हो जाएगा? तो क्या बताएंगे? पूंजी खर्चा। कैसा खर्चा? पूंजी खर्चा हो जाएगा। देखो पूछा क्या है, राज्य या केंद्र सरकार द्वारा सरकारी योजना पर किया गया खर्चा। सरकारी योजना पर सरकार ने बहुत सारा पैसा खर्चा किया। जैसे गरीबों को 5 किलो मुफ्त राशन देने में सरकार ने 2.05 लाख करोड़ रुपया खर्चा किया। सरकार के द्वारा इस तरह से किया गया खर्चा किस तरह का खर्चा होगा? कैसा खर्चा? राजस्व खर्चा। कैसा खर्चा? राजस्व। भैया सरकार ने जो 2.05 लाख करोड़ खर्चा किया, क्या देश की संपत्ति बढ़ गई क्या उससे? क्या देश का कर्जा उतरा? नहीं। जब न संपत्ति बढ़ी ना कर्जा उतरा तो खर्चा कैसा है? ठीक है ना। सरकार ने वृद्धा पेंशन देने में पैसा खर्चा किया, किस तरह का पैसा है? ध्यान रखिएगा, समझ गए ना। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हो जाएगा। अगला देखो प्रश्न दिया है आपका, भारत में पहली बार बजट किसके द्वारा लाया गया था? बजट किसके द्वारा पेश किया गया और कब किया गया? ध्यान रखिएगा, कब? 1860 के अंदर। लाने वाले कौन थे? जेम्स विल्सन। ध्यान रखिएगा, जेम्स विल्सन द्वारा लाया गया, जेम्स विल्सन। और स्वतंत्र भारत का पहला बजट आजादी के बाद, अगर पूछेगा आपसे आजादी के बाद की अगर बात करेगा, आजादी के बाद जो पहला बजट आया था ये 26 तारीख को आया था। 26 नवंबर 1900 कब आया था? 47 के अंदर। लाने वाले कौन थे? सीडी देशमुख साहब थे। कौन थे? सीडी देशमुख। इस बात को ध्यान रखना। गणतंत्र भारत का पहला बजट, गणतंत्र भारत का पहला बजट, गणतंत्र भारत का जो पहला बजट था ये कब आता है? सन 1900 कब? 50 के अंदर। इसको लाने वाले कौन थे? जॉन मथाई साहब थे। इस बात को ध्यान रखना, ये बात अपने आप में बहुत ज्यादा यूनिक है। कुछ अलग हो गया है क्या? सुनिए सुनिए, क्या क्या बोल रहे हैं? अच्छा इस सीडी देशमुख लिख दे, सनमुखम शेट्टी कर लीजिएगा, सनमुखम शेट्टी। और कुछ दिक्कत था क्या? सनमुखम शेट्टी, बाकी सब ठीक है। आगे बढ़िएगा आगे। अच्छा लिख रहे हैं ऑनलाइन वाला भी, लिख लो भैया सनमुखम शेट्टी। ध्यान से मेरे हट गया था। अगला देखिए प्रश्न दिया है अगला, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला बजट कब लाया गया था? आजादी के बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला बजट कब? 26 नवंबर 1900 कब? 47 को लाया गया था। लगा लेना भैया। अगला प्रश्न देखो दिया है कि गणतंत्र भारत का पहला बजट कब और किसने पेश किया? गणतंत्र भारत का पहला बजट 1950, जॉन मथाई। आगे बढ़े ना। अगला देखिए प्रश्न दिया है कि, अगला प्रश्न दिया है आपका, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी थी? कर लीजिएगा इंदिरा गांधी। किसको बनाया गया था? इंदिरा गांधी को बनाया गया था, इंदिरा गांधी। ध्यान रखना, पहली महिला वित्त मंत्री। और प्रधानमंत्री महिला जो कि वित्त मंत्री भी रही कौन हो जाएगी? इंदिरा गांधी। अगला देखिए प्रश्न दिया है अगला, भारत में पहली बार पेपरलेस बजट को कब लाया गया था? सन 2021 के अंदर लाया गया था पेपरलेस बजट। इस बात को ध्यान रखना। और अगला देखिए प्रश्न दिया है अगला प्रश्न दिया है कि ऐसे 3 व्यक्ति जो प्रधानमंत्री रहते हुए वित्त मंत्री या बजट पेश किए, एक तो नाम ले लो इंदिरा का, एक नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इन्हीं के परिवार से आते हैं कौन? राजीव गांधी। आगे बढ़ेंगे यहां से आगे। अगला देखिए प्रश्न दिया है अगला, संविधान की संक्षेप के तहत अंतरिम बजट पेश किया गया है, ठीक है ना। आर्टिकल कौन सा काम करेगा? आर्टिकल 116। ध्यान रखना,
और वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक अगर वित्तीय विवरण की बात करेगा तो आर्टिकल कौन सा काम करेगा? 112 करेगा। आगे बढ़े ना। अगला देखिए प्रश्न दिया है आपका, भारत का पहला शून्य आधारित बजट ये कब पेश किया गया था? ये पेश करा गया था 1800 कब 87 के अंदर लाया गया था। राजीव गांधी ने कहा कि जो हम बजट लाएंगे, राजीव गांधी ने कहा कि अब हम जीरो से बजट लाएंगे, शून्य से बजट लाएंगे, एक नए सिरे से बजट लाएंगे। सर इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन करवाइए तो प्लीज अंग्रेजी। आगे बढ़े ना, आगे बढ़े, आगे बढ़े। अगला दिया है क्वेश्चन आपका, अगला प्रश्न दिया है कि जब कोई वस्तु मुक्त रूप से कुछ ऊंचाई से गिरती है तब वस्तु की ऊर्जा, ध्यान रखिएगा, ऊर्जा ध्यान रखिएगा, ऊर्जा जो उसकी स्थितिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? कम होती है। और उस वस्तु की जो गतिज ऊर्जा क्या होती है? वो ज्यादा होती है, अधिक होती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़े ना, आगे बढ़ेंगे यहां से। अगला देखिए सर 1986, सुनिए ना, यहां से सुनिएगा, ये सुनिएगा। देखिए राजीव गांधी ने घोषणा करा था ना, सुनिएगा, देखिए दो सेंस में उत्तर होते हैं। घोषणा करा था कि अब से हम बजट जो है जीरो आधारित बजट पेश करेंगे, और इस तरह की घोषणा करी थी लाल किले से, समझ रहे हैं ना। अब सुनिएगा, अब इंप्लीमेंट कर दिया गया इसको अगले साल यानी 1987 के अंदर। आगे बढ़ेंगे आगे। अगला देखिए प्रश्न दिया है आपका, स्थितिज कम होगा और गतिज क्या होगा? ज्यादा। और ऊपर से नीचे कोई पिंड अगर गिरता है तो कौन सी ऊर्जा है उसमें? तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई पिंड ऊपर से नीचे गिर रहा है तो उसमें कौन सी ऊर्जा, कौन सी? अरे सबसे अधिक कौन सी होगी? जो अधिक होगा वही पढ़ लेते हैं, गतिज ऊर्जा। और अगला देखिए प्रश्न दिया है अगला, कि जब पृथ्वी के तल से किसी वस्तु की ऊर्जा दुगनी कर दिया जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी। और यहां से बढ़ेंगे आगे। अगला देखिए प्रश्न दिया है, वृत्ति पथ पर घूमती हुई वस्तु के विस्थापन में अभिकेंद्र द्वारा लगाया गया, अभिकेंद्री बल द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा? तो कर लीजिएगा, शून्य हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न दिया है अगला प्रश्न दिया है आपका कि सूर्य की ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न? कर लीजिएगा, नाभिकीय संलयन। कौन सा? नाभिकीय संलयन द्वारा, नाभिकीय संलयन। ध्यान रखिएगा, इसमें कौन काम करेगा? हाइड्रोजन। और कौन काम करता है? हीलियम काम करता है, ध्यान रखना। और सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? सर्वाधिक, कर लीजिएगा, हाइड्रोजन। अगर यहीं से एक प्रश्न करेगा आपसे एक प्रश्न करेगा आपसे कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक किस गैस की मात्रा है, तो कर लीजिएगा कौन सा? और आगे बढ़ेंगे। अगला देखिए प्रश्न दिया है अगला, प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है? ध्यान रखना, अगर हम सौर ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं, सौर ऊर्जा का अगर हम उपयोग कर रहे हैं तो ये सोलर एनर्जी को, सोलर को किसमें कन्वर्ट करती है? विद्युत में कन्वर्ट करती है। इस बात को ध्यान रखना, सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होगा। और सोलर सेल में किस तत्व का प्रयोग करते हैं? कर लीजिएगा, किसका प्रयोग करेंगे? सिलिकॉन का यूज करते हैं। सिलिकॉन एक प्रकार का क्या हो जाएगा? सेमीकंडक्टर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न दिया है आपका कि कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता है, ना ही विनाश। ध्यान रखिएगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम इस तरह की बात करता है, द्रव्यमान संरक्षण। और अगला प्रश्न दिया है आपका अगला प्रश्न दे रखा है, अगला प्रश्न दिया है, धीरज कुमार कह रहे हैं लिखने का टाइम दीजिए। अरे आज तो खुद ही टाइम नहीं है, कहाँ लिखने का टाइम मांग रहे हैं? आगे बढ़े यहां से। अगला देखिए प्रश्न दिया है कि स्वचालित कलाई घड़ियों में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। कैसी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा होती है। अब देखो, ई मत कहना कि सब क्वेश्चन डिस्कशन नहीं, समय का ना बहुत ज्यादा आज थोड़ा सा समय क्रिटिकल हो गया, समझ रहे हो ना। आंसर लिख लीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन कभी और आएंगे तो आप लोग को हम एनालिसिस करा देंगे। अगला देखिए प्रश्न दिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक ही पदार्थ का ऑक्सीकरण अवकरण दोनों होता है, प्रक्रिया कौन सी होती है? रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। ध्यान रखिएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया। और बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला देखिए प्रश्न दिया है अगला प्रश्न दिया है आपका कि विद्युत धनात्मक तत्वों में संयोग की क्रिया को क्या कहते हैं? संयोग की क्रिया होगी, क्या बोलेंगे इसको? अरे इसको विद्युत धनात्मक तत्व पूछा है, इसमें संयोग की जो क्रिया होगी इसको हम क्या कहते हैं? अवकरण बोलेंगे ना।
आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा। अगला देखिए प्रश्न दिया है अगला कि अधातुओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है इसलिए वे ऑक्सीकरण है। सही बात है क्या? अधातु क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं इसलिए उनको क्या बोला गया? ऑक्सीकरण। और धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति होती है इसलिए उन्हें हम क्या बोलते हैं? अवकरण बोलते हैं। इस बात को ध्यान रखना। अब जरा एक मेरी बात सुनो आप लोग, ठीक है ना। धातु जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? त्याग करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। इसलिए इनको क्या कहा गया? धनायन की ऋणायन क्या कहा गया? धनायन कहा गया। और जिसके पास होगा वही तो देगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और अधातुओं को हमने क्या कहा? ऋणायन। जिसके पास नहीं है वही क्या करेगा? लेगा, ग्रहण करेगा, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न दिया है अगला। अगला दिया इलेक्ट्रॉन का त्याग, अवकारक जो होते हैं इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकते हैं। कर सकते हैं क्या? दूसरे पदार्थ का अवकरण कर सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन या अन्य विद्युत ऋणात्मक तत्वों का अवग्रहण भी कर सकते हैं। इनमें से सभी सही है। आगे बढ़े, यहां से आगे बढ़िएगा, आगे बढ़ जाइएगा। अगला देखिए प्रश्न दिया अगला, लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण हो जाएगा? कर लीजिएगा ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का एग्जाम्पल होगा। और जंग से बचाने के लिए हम किसकी परत चढ़ाते हैं? जस्ता। और इस जस्ता की परत को हम क्या बोलते हैं? गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन, ध्यान रखना। या जस्तीकरण, जो इच्छा वो बोल लीजिए। अगला प्रश्न दिया है अगला कि हाइड्रोजन का जलना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ठीक है ना। दहन ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। 1 और 2 सही। अगला देखिए प्रश्न दिया है अगला। अगला दिया ऑक्सीकरण के दौरान विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि, कमी होती है। विद्युत धनात्मक तत्वों के अनुपात में वृद्धि होगी, वृद्धि तो होगी नहीं। अरे तत्व तो कैसा है? धनात्मक है। धनात्मक तो क्या करते हैं? डिनोट करते हैं ना। जब दान करेंगे तो कमी होगी कि वृद्धि? कमी होगी, ध्यान रखिएगा। और ऋणात्मक में कमी होती है, कमी होगी क्या? और ये अच्छा सुनिए जरा, तो ये पूछा क्या? ऑक्सीकरण के दौरान विद्युत धनात्मक समूह में अनुपात में वृद्धि होती है। और अगला दिया है अवकरण के दौरान विद्युत ऋणात्मक समूह के अनुपात में कमी होती है। अवकरण के दौरान, सुनिएगा, अवकरण का मतलब रिडक्शन, ठीक है, कर लीजिएगा। यानी कि 2 सही है। आपका पहला वाला क्या पूछ रखा है? सही पूछा है, लिख लीजिएगा, 2 सही है। और बढ़ेंगे आगे। अगला देखिए प्रश्न दिया है अगला, केंद्रक विहीन लाल रुधिर कणिका आरबीसी ये किसमें होती है? ध्यान रखिएगा, स्तनधारी में। आगे बढ़ जाइएगा। अगला देखिए प्रश्न दिया है अगला, आगे बढ़ रहे हैं यहां से। अगला देखिए दिया है, कौन सा भारतीय पक्षी विज्ञान, अच्छा, पक्षी विज्ञान संशोधन विशेषज्ञ व्यक्ति के रूप में कौन हो जाएंगे? सलीम अली होंगे। और इन्हीं सलीम अली को हम क्या कहते हैं? बर्डमैन। क्या बोलेंगे? बर्डमैन के नाम से जानते हैं। और अगला प्रश्न दिया है अगला कि नर मेढक मादा मेढक की तुलना में ऊंची आवाज इसलिए लगाता है क्योंकि इसमें वोकल कॉर्ड की संख्या कितनी होती है? अरे इसमें 2 वोकल होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। और यही पराध्वनि करते हैं। दोनों तरफ से बोलेगा तो आके बीच में टकराएगा, वही तेज आवाज करता है, ध्यान रखिएगा। इसको हम पराध्वनि भी बोल सकते हैं। अब यहां से बढ़ेंगे आगे। अगला देखिए दिया है अगला, अगला दिया निम्नलिखित में से कौन विशेषता मत्स्य स्पीसीज में होते हैं? ये अनियत तापी जीवन है, ध्यान रखिएगा। इसमें श्वसन फेफड़ा द्वारा होता है। सही बात है क्या? सुनिए सुनिए, अरे सुनिए, श्वसन किससे होगा? गलफड़ा द्वारा होगा। किसके द्वारा? गलफड़ा गैस द्वारा। इनके हृदय में 2 कच्छे होते हैं, ये भी ठीक है। एक आलिन, दूसरा कौन सा? निलय। इनके हार्ट में केवल अशुद्ध रक्त रहता है, ये भी अपने आप में क्या है? सही है। क्या पूछ रखा है आपसे? ऊंट की सहायता से उत्तर दे, सही ढूंढ लीजिएगा। यानी 1, 3 और 4 क्या है? सही है। बाकी स्टेटमेंट नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा? आगे बढ़िएगा। अच्छा, मछली के हार्ट में आलिंद और क्या होगा?
आगे बढ़ेंगे ना। अगला देखिए प्रश्न दिया है, अगला सभी के सभी जंतु समुद्री होते हैं। इकाइनोडर्मेटा का होगा ना। इकाइनोडर्मेटा, ध्यान रखिएगा, इकाइनोडर्मेटा कि सभी जीव जो होते हैं अपने आप में समुद्री। और अगला देखिए प्रश्न दिया है अगला कि पाइला को घोंघा के नाम से भी जानते हैं, सही बात है क्या? ठीक है ना। सीपिया को कटल फिश के नाम से जानते हैं, ये भी ठीक है। ऑक्टोपस को डेविल फिश कहते हैं, ये भी सही है, यानी सही से। अगला देखिए, अगला प्रश्न दिया है आपका झींगा तथा केकड़ा जीव किसमें आएंगे? आर्थ्रोपोडा में आएंगे, ध्यान रखिएगा। और आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा संघ पूछेगा आपसे, सबसे बड़ा फाइलम जंतु जगत का कौन सा? आर्थ्रोपोडा। और अगला प्रश्न दिया है आपका घर, अच्छा इसमें क्या है, मिलान करना है ना, ध्यान रखिएगा, इसका मिलान करिएगा। क्यूलेक्स फाइलेरिया फैलाएगा, सीसी मक्खी स्लीपिंग, सब सही है, मिला लीजिएगा। घरेलू मक्खी रेट मक्खी कालाजार, सही है, सही है। डी को देख लें। अच्छा कौन सा सुमेलित नहीं पूछा है ना, एक सेकंड सुनिएगा, सुनिए 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 सुनिए, हाँ 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 सुनिएगा, सुनिए सुनिए। सैंड मक्खी, ध्यान रखिएगा, या फिर बालू मक्खी भी इसको आप बोल सकते हो, बालू मक्खी। रेट फली, रेट फली, रेट फली, ध्यान रखिएगा, बी लगा लीजिएगा, बी यही गलत है, इसी को सही कर लीजिएगा। आगे बढ़िएगा आगे। अगला देखिए प्रश्न दिया है कि जीवों में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, सही बात है क्या? अच्छा ये पूछ रखा है किन जीवों की बात, अच्छा ठीक है, जो भी हो खुला परिसंचरण तंत्र होगा और जीवों में उत्सर्जन एक प्रकार की मेल पीजियन नली द्वारा होगा, ध्यान रखिएगा, जिसको कि हम हरित ग्रंथि नली भी कहते हैं। और जीव रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं होगा, इस तरह के जीव को हम क्या बोलते हैं? आर्थ्रोपोडा में इस तरह की बात होती है? नहीं 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 नहीं, नहीं। किसमें? इसको ध्यान रखिएगा। अरे खुला परिसंचरण किसमें होता है? आर्थ्रोपोडा में ही होता है ना। सुनिए 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 सुनिएगा। अरे मोलास्का के लिए करेंगे मोलास्का तो फिर हरित ग्रंथि, इसको ध्यान रखिएगा, छोड़ दीजिएगा, देख लीजिएगा अपना। आगे बढ़िए। हाइड्रा का प्रश्नन अंग कूटपाद है, सही है। हाइड्रा में अमृतों का गुण पाया जाता है। हाइड्रा कूटपाद नहीं होता। हाइड्रा में श्वसन अंग रक्त अनुपस्थित होते हैं तो स्वयं विसरण के माध्यम से होता है। हाइड्रा में प्रजनन मुकुलन द्वारा, ध्यान रखिएगा। अंग कूटपाद जो होता है, कूटपाद कर लीजिएगा, कहां पर? अमीबा। पूछ क्या रखा है, सही कर लीजिएगा, 2 3 और क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगला आर्थ्रोपोडा ही होना चाहिए मेरे से। अच्छा ठीक है, ठीक है। किसी जीवन को बात स्पंज कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, इसको स्पेंजिया भी लिख सकते हैं। अरे या तो स्पेंजिया या फिर इसको आप विस्पेंजिया लिख सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िएगा आगे। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा। और सुनिएगा, एक बात सुनिए ना, थोड़ा सा आइएगा पीछे, पीछे आइएगा, पीछे आइएगा, इसका भी लिख लीजिएगा आर्थ्रोपोडा, लिखिए आर्थ्रोपोडा। और बढ़िए आगे।